तो हेलो, संडे की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज 26/11 भी है। शाम से मुंबई में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी चल रहा था। शनिवार को मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था 26/11 का, और कोशिश ये की थी कि क्योंकि 26/11 में मुंबई में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन मुंबई तक आतंकवादी कैसे पहुंचे, साजिश कहाँ रची गई, कौन लोग इसके पीछे थे, कैसे वो समुद्री रास्ते से मुंबई तक पहुंचे, ये पूरी कहानी थी। और उस दिन मैंने अपनी जो कहानी ख़त्म की थी वो ये कि कराची से चलते हैं 23 नवंबर को, और 26 नवंबर की रात करीब 9 बजे के आसपास ये साउथ मुंबई कोलाबा के पास मच्छी बाज़ार में एक स्पीड बोट से उतरते हैं 10 के 10 आतंकवादी। हर एक के पास 2-2 बैग, एक कंधे के पीछे एक कंधे के आगे, और उसके बाद ये मुंबई में दाखिल होते हैं। यहाँ तक की कहानी थी। आज जो मैं आपको सुनाऊंगा वो ये है कि मुंबई में उतरने के बाद फिर ये कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे उसके बाद ये खुलेआम गोलियां चलाते हैं, और अगले 59 आवर्स तक ये 26 नवंबर रात करीब 9:45 बजे अटैक शुरू हुआ था, और जो आखिरी आतंकवादी मारा गया था वो 29 नवंबर को, मतलब लगभग 59 घंटे के बाद जाकर कहीं आतंकवादियों से पीछा छूटा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे आतंकवादी वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद ऑपरेशन में जब आतंकवादी पहुँच गए तो हमारी फोर्सेस की क्या कमियाँ थी, क्या कहाँ कहाँ लेट हुआ, कहाँ कहाँ देरी हुई सरकार की तरफ से, बाकी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से। तो वो सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्यों क्या हुआ, वो मैं कोशिश करूँगा आज आपको बताने की। तो कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं कि 26 नवंबर रात 9 बजे के करीब एक बोट से 10 आतंकवादी कोलाबा के पास मच्छी बाज़ार में उतरते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग अगर जो कोलाबा जानते हैं और वहाँ का जो मच्छी बाज़ार है, उसके बाद बाहर आते ही मेन रोड सड़क आ जाती है। तो सड़क पे जाते ही ये 10 के 10 आतंकवादी 2-2 गुट में बढ़ जाते हैं, और सभी अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं। एक टैक्सी में 2, एक में 2, एक में 2, एक में 2, इस तरह से 5 टैक्सी 10 लोग। अब सबकी मंजिल अलग अलग है। इन सब के पास जीपीएस था, मुंबई का नक्शा बताया गया था, और इन्हें ये भी टारगेट दिया गया था कि आप कहाँ कहाँ पे अटैक करोगे, जिनमें ख़ासतौर पे ताज, ओबराय, देन कोलाबा, सीएसटी स्टेशन, ये सारी चीज़ें थी। तो अपने अपने दिए हुए टास्क के हिसाब से ये लोग निकलते हैं। अब सबसे जो नज़दीक था इस जहाँ पे ये लोग उतरे थे कोलाबा से, बिल्कुल वो कोलाबा की ही मेन सड़क, बहुत ही वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है हमेशा, और पॉश एरिया, पॉश बाज़ार है। तो अगले कुछ मिनटों में ही एक दस्ता, जो इनका पहला दस्ता था, शुएब और नाजिर, 2 आतंकवादी इस नाम के, ये कोलाबा पहुंचते हैं, टैक्सी से उतरते हैं और अचानक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोली चलाते हुए वहीं पे एक लियोपोल्ड कैफ़े है कोलाबा में, ज़्यादातर उसमें कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा आते हैं लियोपोल्ड कैफ़े में, और फॉरेनर की एक पसंदीदा जगह है, एक तरह का कैफ़े जो है। आप दिन में भी जाएंगे तो वहाँ भीड़ होती है, और रात के वक्त में तो ज़्यादा थी। तो उस वक्त करीब रात के 9:40 के आसपास का वक्त था। तो जो पहला दस्ता पहुँचता है वो कोलाबा पहुँचता है, और अचानक सड़क पे अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ये अगले बस 1-2 मिनट की बात होती है। उसके बाद वो सीधे देखते हैं दाएँ बाएँ, और लियोपोल्ड कॉफ़ी दिखाई देता है कैफ़े, और उसके अंदर फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और गोली चलाते हुए वहाँ से फिर ये दोनों बाहर निकलते हैं, और सीधे पास में ही उधर नरीमन हाउस है, उस तरफ निकल लेते हैं। अब ये जब गोलीबारी हुई तो अचानक शोर शराबा हुआ। उसके बाद किसी ने पुलिस को कॉल किया। वहाँ पे पुलिस की टीम भी कोलाबा में अक्सर गश्त पे रहती है। तो सड़क पे गोली चली और सीधे कैफ़े के अंदर गोली मारी गई। तो जो पहली चीज़ थी मुंबई पुलिस के लिए वो ये थी
कि ये अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर है। अच्छा, मुंबई में सड़कों पे आमतौर पे अंडरवर्ल्ड के दौर में कभी भी कहीं पे भी शूट आउट शुरू हो जाता था, चाहे पुलिस का इनकाउंटर हो या फिर दो गैंग आपस में लड़ रहे हों, जैसे दाऊद है, छोटा राजन है। तो पहला यही था कि ये गैंग वॉर है, और गैंग वॉर के चक्कर में गोली चलनी शुरू हुई। जो पहला कॉल था उसमें मुंबई पुलिस यही मान के चलती है। कुछ मिनट बीतता है, अचानक छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनस, CST जिसको कहते हैं, पहले जिसका VT नाम था, तो वहां पे गोलीबारी की खबर आती है। और यहीं पे वो एक तस्वीर है जो आपने अजमल कसाब की देखी होगी, हर जगह पे हाथ में AK-47 लेकर, टी-शर्ट पहने हुआ, स्पोर्ट शूज। तो यहाँ पे कसाब और इस्माइल खान, ये दो का ग्रुप था, और इस्माइल इनमें से 10 का लीडर भी था। ये दोनों सीधे टैक्सी से उतरते हैं और सीधे CST स्टेशन में घुस जाते हैं। और उस वक्त करीब 10 बजे के आसपास का वक्त था। मुंबई लोकल में आने जाने का वक्त, काफ़ी भीड़ काफ़ी। और ये सीधे CST में जाने के बाद ओपन फायर, दोनों पहले बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पे अपने अपने गन को लोड करते हैं, और उसके बाद सीधे स्टेशन के बीच में आते ही बस अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करते हैं। और कई चश्मदीदों का कहना है कि उस जब गोली चला रहा था कसाब तो लगातार हंस रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो वीडियो गेम खेल रहा हो। ये लाइन थी उस चश्मदीद की। तो यहाँ पे अंधाधुंध गोली चलाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ पुलिस वाले थे, वो जाहिर सी बात है AK-47 का सामना नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ से थोड़ी देर के बाद फिर अफरा तफरी मचती है। कुछ लोग बहादुरी दिखाते हैं और कहते हैं कि जान बचा के सब भागें। कुछ अनाउंसमेंट भी होती है कि जो बाकी ट्रेन आ रही है वो स्टेशन तक ना पहुँचे। खैर, लेकिन इतनी देर में सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो चुका था इस स्टेशन पे, चूँकि भीड़ की वजह से, और भीड़ में किसी को भी कोई एहसास नहीं था कि अचानक कोई ऐसा कर सकता है। इस गोलीबारी में 58 लोग मारे गए छत्रपति जी शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, यानी CST स्टेशन पर। यहाँ पे पूरी ये जब गोलीबारी हो जाती है तो अजमल कसाब और इस्माइल फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। अच्छा, चूँकि रात का वक्त हो गया था और जो स्टेशन के बाहर से जो संकरी गलियाँ या छोटी छोटी सड़कों से गुजर रहे थे, तो ये थोड़ा सा रास्ता वास्ता अपना टारगेट भी भटकते हैं, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये वहाँ से गुजरते हुए जब निकलते हैं तो एक पुलिस स्टेशन है, तब तक कॉल आ चुकी थी कि एक और फायरिंग हुई है। तो कहते हैं उस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले थे उनके पास इतने मतलब उस तरह के हथियार ही नहीं थे कि वो इनका सामना करें। तो पुलिस स्टेशन में बाकायदा बत्ती बंद कर दी जाती है और पुलिस वाले बाहर नहीं आते, और उस लाइट ऑफ करने की वजह से उन लोगों की भी जान बच जाती है। और ये दोनों फिर निकल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब ये जब दूसरी कॉल आई मुंबई पुलिस के पास, तो फिर ये हुआ तब भी कि ये गैंग वॉर है। कोलाबा से चले, उसके बाद उन्होंने वहाँ मारा। ये अंडरवर्ल्ड की आपसी लड़ाई है, आपसी रंजिश है, इसलिए कोई पैनिक नहीं। उस वक्त तक चूँकि मरने वालों की तादाद भी नहीं पता थी, लेकिन मुंबई पुलिस की शुरुआती ये थी कि ये गैंग वॉर का नतीजा है। वो मान के ही नहीं चल रहे थे कि ये टेरर अटैक है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद अचानक मरीन ड्राइव के पास में ही ओबराय होटल है, और वहाँ पे टैक्सी से 2 लोग उतरते हैं। गोली चलाते हुए वो सीधे, उनको भागना नहीं था, वो गोली चलाते हुए सीधे ओबराय के अंदर घुस जाते हैं। तीसरी सूचना आती है। अब थोड़ा सा पुलिस डाउटफुल होती है कि ये गैंग वॉर है, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है या कुछ और है, बट अब भी वो क्लियर नहीं थे। इसके बाद अचानक ताज से खबर आती है। ताज के पिछले दरवाजे से, ताज अगर आप लोगों ने देखा है तो 2 ताज है आजकल, एक ओल्ड ताज, एक न्यू ताज। ओल्ड ताज जिसकी तस्वीरें हम सब देखते हैं, जो कैलेंडर में भी जिसकी तस्वीर, एक न्यू ताज भी बनाया है। तो ये लोग न्यू ताज के पीछे की तरफ से यहाँ पे 4 आतंकवादी ताज में घुसते हैं बाकायदा गोलियां चलाते हुए, और न्यू ताज की तरफ से एंट्री मारते हैं। अब जब ये खबर आई तो पहली बार लगा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक टीम जो है, जो कसाब और इसकी थी, वो छत्रपति से होते हुए फिर पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए अचानक उन्हें दिखाई देता है एक हॉस्पिटल है, कामा हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल की तरफ कूच करते हैं,
लेकिन इस बीच में पैनिक फैल चुकी थी और जब वो कूच करते हैं, गोलीबारी की आवाज़ आती है, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग, उस वक्त औरतें बच्चे सब थे, तो उनको वहाँ पे भी लाइट ऑफ करके किसी तरीके से उन लोगों की जान बचाई जाती है। इन लोगों को नक्शा वहाँ का पता नहीं था, क्योंकि इनके हिट लिस्ट पे वो हॉस्पिटल था नहीं, ये गलती से उधर गुजर गए थे। तो अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं, क्या करें, क्योंकि टारगेट तो कुछ और है। तो फिर ये गोली चलाते हुए यूं ही वापस लौटते हैं कामा हॉस्पिटल से, और जब लौट रहे होते तो अचानक इन्हें पुलिस की जिप्सी दिखाई देती है और उस पुलिस की जिप्सी पे भी ये फायरिंग कर देते हैं। और जब गोली चलाते हैं तो इत्तेफाक से तब तक वहाँ पे, अब चूँकि एक साथ 4-5 जगह से खबर आ चुकी थी, तो उस जिप्सी पे जिस पे गोली चलाते हैं उसमें ATS के चीफ हेमंत करकरे, इसके अलावा आपके कामत साहब और विजय सालस्कर जो सीनियर इंस्पेक्टर थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और साथ में एक और। तो जब वो अंधाधुन AK-47 से गोली चलाते हैं, जवाब में इधर से भी गोली चलती है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि गोली उन लोगों को लगती है और जो मुंबई पुलिस के मोस्ट सीनियर अफसर और एक साथ इतने, इन लोगों को गोली लगती है और ये वहीं पे शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उनको बाहर निकालते हैं गाड़ी से, और उन्हीं की गाड़ी पे कब्जा करने के बाद अब ये शहर की तरफ, मुंबई की तरफ जाते हैं। और बाकायदा अब चूँकि पुलिस की जिप्सी में है तो लोगों को ये तो अंदाज़ा होता है कि पुलिस की गाड़ी है, लेकिन पुलिस की गाड़ी से ही फायरिंग होने लगे तो क्या होगा। तो आपने तस्वीरें देखी होंगी, ये पुलिस की जिप्सी से ही बाहर फायरिंग करते हुए जा रहे हैं और लोग जहाँ पे उनको लग रही है, फिर जब तक लोगों को समझ में आया, कुछ लेट के जान बचा रहा है, कुछ और कर रहा है। तो ये अब तक ये सारा अटैक हो गया। इसके बाद अचानक क्या होता है कि खबर आती है कि विले पार्ले में एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रही थी, और उस टैक्सी में उस वक्त 4 लोग बैठे हुए तो एक ड्राइवर, 5 की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर खबर आती है कि मडगांव में एक और टैक्सी में ब्लास्ट हो गया, उसमें भी 2 पैसेंजर थे और एक ड्राइवर, तीनों की मौत हो जाती है। तो जब ये कुलाबा से चले थे, तो जब ये लोग टैक्सी में जो 2-2 के खेप में गए, तो इनमें से 2 टैक्सी में आतंकवादियों ने उतरते हुए बॉम्ब छुपा दिया था, और वही बॉम्ब बाद में जब पैसेंजर उस पर बैठे और वो गुजर रहे थे तब ये 2 ब्लास्ट हुआ। तो अब साउथ दिल्ली के अलावा, साउथ मुंबई के अलावा जो दूसरी तरफ जो उस दिन आतंकवादी हमले हुए सिर्फ 2 थे, एक विले पार्ले और एक आपका मडगांव की तरफ, और यही दोनों धमाके थे। इस बीच में अब गाड़ी लेकर जब ये भागा कसाब और इस्माइल, उसके बाद ये लोग फिर पहुंचते हैं इधर मेट्रो सिनेमा की तरफ। मेट्रो सिनेमा के पास अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी पुलिस वाले थे जो रोकने की कोशिश करते हैं, और इसमें मेट्रो सिनेमा के आसपास करीब 10 लोगों की मौत होती है। फिर विधान भवन के पास ये गुजरते हैं, वहाँ पे भी फायरिंग करते हैं, वहाँ पे करीब 9 लोगों की मौत होती है। इसके बाद पुलिस की जब ये फायरिंग होती तो पुलिस की गाड़ी में टायर में भी गोली लगी थी जवाबी, तो वो पंक्चर हो गया था। तो फिर एक जगह पे ये एक स्कोडा गाड़ी किडनैप करते हैं और उसमें 3 महिलाएं थी, और उसमें कहते हैं कि इस्माइल और ये जो कसाब था वो 3 महिलाओं को जाने देता है, उनको मारता नहीं है, बस उनकी गाड़ी पे कब्जा कर लेता है। अब ये गाड़ी लेने के बाद फिर भागते हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ। तब तक चूंकि उस पूरे एरिया में करीब 4 से 5 किलोमीटर में, अगर मडगांव और एक वो छोड़ दें विले पार्ले, तो ये जो सारा 8 अटैक हुए ये 4 किलोमीटर के रेंज में हुए। तो अब तक पूरी साउथ मुंबई और वहाँ पे, अच्छा इसी एरिया में पुलिस हेडक्वार्टर भी है महाराष्ट्र का, ATS के भी दफ्तर उधर हैं, क्राइम ब्रांच का भी दफ्तर है। तो ये 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ये सब कुछ हो रहा था। तो अब पुलिस पूरी अलर्ट थी उस पूरे इलाके में। अब तक नाकेबंदी और सारी चीज़ें शुरू हो गई। इसी बीच में गिरगांव चौपाटी के पास से एक गाड़ी गुजरती है जो स्कॉडा जो किया था, और वहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश करती है। ये बैरिकेड को तोड़ते हैं, लेकिन टायर भी पंक्चर हो चुका होता है फिर इस गाड़ी का भी गोली लगने से, और दोनों तरफ से गोली चलती है जिसमें उस बैरिकेड्स पे खड़े हुआ एक पुलिस वाला शहीद होता है, और इधर इस्माइल खान को गोली लगती है और वो वहीं पे मारा जाता है। और जबकि कसाब को भी गोली लगती है, लेकिन उसकी गोली हाथ में और ऐसी जगह लगी थी कि जान नहीं जा सकती थी, और उसके बाद पुलिस कसाब पे काबू पा लेती है। तो इस तरीके से कसाब इकलौता जिंदा आतंकवादी था जिसको पकड़ा गया। अब ये सड़क पे कसाब की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई में पहली बार करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर सड़कों पे अब गोलीबारी और ये सारी चीज़ें बंद हो गई।
अब पूरा जो फोकस था वो सिर्फ 3 जगह पे था। अच्छा, ये गोलीबारी बंद होने के बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि किसी को अभी तक ये भी पता नहीं था कि कितने आतंकवादी हैं और क्या है। लेकिन अब सारा फोकस चला गया ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पे। एक इजरायली फैमिली वहाँ पे रहती थी, मोशो, एक जो बच्चा था उस वक्त, बड़ा भी हो गया अब तो ताज में 4 टेररिस्ट, ओबराय में 2 और नरीमन हाउस पे 2। 4 2 6 2 8 ये टेररिस्ट अब जिंदा थे। इस्माइल खान मारा जा चुका था, कसाब पुलिस के कब्जे में था। अब जब ये पता चलता है कि ताज के अंदर से अचानक गोलीबारी की आवाज़ आती है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ताज का जो वो पूरा मेन जो उसका गुंबद है उसमें धमाका होता है, आग लग जाती है। उधर ओबराय से लगातार खबरें आ रही थी, इधर नरीमन हाउस पे गोलीबारी हो रही है। तो करीब करीब इस पूरे वाक़े में 3 घंटे के बाद पहली बार ऑफिशियली महाराष्ट्र सरकार जागी कि यह बहुत बड़ा हमला है और ये कोई गैंग वॉर नहीं है। और इसके बाद अब जो है इसका कदम उठाना था, क्योंकि अभी भी आतंकवादी सब अंदर थे और उनको 3 जगह पे थे, अब उनको पकड़ना था और लोगों की जान बचानी थी। इत्तेफाक से ताज में उस दिन करीब 1000 कमरे हैं और 95% रूम बुक थे। बाकी स्टाफ मिलाकर आप जोड़ लीजिए कितने लोग होंगे। तो ये करीब शुरू होता है सब कुछ 9:45 के आसपास। 2.5 से 3 घंटे के बाद पहली बार महाराष्ट्र सरकार दिल्ली को फ़ोन खड़का के कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए और यहाँ पे होस्टेज बना लिया है इन जगहों पे और इनसे निपटने के लिए मदद चाहिए। दिल्ली को फ़ोन करने से पहले वहाँ पे जो मैरीन कमांडो थे महाराष्ट्र की, उसको भी कहा जाता है मदद के लिए। जो मुंबई की अपनी फोर्स थी वो तो थी ही थी, साथ में फिर सेंटर को फ़ोन किया गया। तो जब दिल्ली में जब फ़ोन आया तो मुंबई को अटैक हुए हुए करीब करीब आप मान के चलिए 3 घंटे हो चुके थे। अब जैसी यहाँ खबर मिलती है, अच्छा मुंबई के आसपास कहीं भी एनएसजी का कोई सेंटर नहीं है, मतलब ऐसा कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो फ़ौरन एनएसजी को स्टेशन से बुला लिया जाए और वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। कोई सेंटर नहीं है, सेंटर सिर्फ एक है, वो है दिल्ली में। दिल्ली के करीब मनेसर एक जगह है, एयरपोर्ट से 40 मिनट लगता है मुश्किल से पहुंचने में, तो वो कैंप है एनएसजी का। तो जब दिल्ली को खबर मिली कि मुंबई पे इस तरह का अटैक हुआ है 3 घंटे के बाद, तो उस वक्त एनएसजी के जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो चीफ थे जेके दत्त, तो उनको फिर खबर दी जाती है और उनसे कहा जाता है फ़ौरन कमांडो को मुंबई रवाना किया जाए। वो फ़ौरन कमांडो के अपने ट्रूप्स को तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिससे कमांडो को ले जाना है वो इस वक्त चंडीगढ़ में स्टेशन है, वो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है ही नहीं। तो अब सवाल है कि कैसे भेजा जाए। तो अभी इसी उधेड़बुन में अब ये वहाँ पे देखिए गोलीबारी चल रही, सब कुछ हो रहा। 3 घंटे बाद एनएसजी को यहाँ पे कहा गया आप तैयार होइए और निकलिए, और एनएसजी जब यहाँ पता चल रहा है कि जिस एयरक्राफ्ट में जाना है वो तो है ही नहीं, वो चंडीगढ़ में है। इसमें फिर जो है रॉ इंटरफेरेंस करती है और रॉ के इंटरफेरेंस के बाद ये पता किया जाता है कि पालम एयरपोर्ट पे एक इल्यूजम 76 प्लेन है, वो पार्क है और उससे मुंबई कमांडो को भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये एयरक्राफ्ट छोटा था और इसमें सिर्फ 120 ट्रूप्स ही जा सकते थे, मतलब 120 कमांडो ही, जबकि जो इनको भेजना था मुंबई में जो वो 360 फिगर था कि 360 लोग जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे सब कुछ। लेकिन छोटा प्लेन सिर्फ 120 ही भेजे जा सकते थे। अब इस पूरी कवायद में एनएसजी को 3 घंटे के बाद खबर मिली, उसके बाद एक तो एयरक्राफ्ट नहीं, दूसरा पता चला कि पालम एयरपोर्ट पे है, फिर उसकी तैयारी की गई। क्रू मेंबर को भी नहीं था रेडी, क्योंकि ये सब चीज़ें तब हम लोगों को एहसास ही नहीं था कि कभी इमरजेंसी में क्या क्या होना चाहिए। तो क्रू मेंबर भी अपने घर पे इन्फॉर्म किया गया, बुलाया गया, रीफ्यूलिंग हुई, क्योंकि जो प्लेन एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था वो भी कोई इमरजेंसी के हिसाब से नहीं था। इन सब चीज़ों में 2 घंटे और बर्बाद, मतलब 3 घंटे अटैक हो चुके
2 घंटे यहाँ इन तैयारियों में, इस बीच में कमांडो मनेसर से निकल चुकी थी और वो करीब घंटे भर के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। तो अब 2 घंटा प्लेन क्रू मेंबर रिफ्यूलिंग इसमें लगा। इसके बाद खैर 120 कमांडो को उसमें किसी तरह बैठाया गया। अब चूंकि प्लेन छोटा था, आमतौर पे अगर आप बाकी प्राइवेट जो पैसेंजरी एयरलाइंस है, कोई भी हो, इंडिगो, एयर इंडिया, जेट, तो मुंबई तक की दूरी 1 घंटा 40 1 घंटा 50 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन ये छोटा प्लेन था। ये प्लेन जो एनएसजी के कमांडो को लेकर उड़ा पालम एयरपोर्ट से, ये 3 घंटे के बाद मुंबई पहुंचता, मतलब 3 घंटे में। तो आमतौर पे जो करीब 1.25 घंटा लगता है, यहाँ पे 3 घंटा, 1.25 घंटा ये एक्स्ट्रा। तो 3 घंटा देरी से सूचना, 2 घंटा इंतज़ाम करने में और 3 घंटा सफ़र में, 3 2 5 3 8, 8 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद भी जो कमांडो यहाँ भी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, वहाँ नहीं। खैर किसी तरह ये वहाँ पे फिर पहुँचते हैं और उसके बाद जो इनको लोकेशन था, जो तैयारी थी, उस हिसाब से हो जाते हैं। इधर ताज होटल में चूंकि सबसे ज़्यादा 4 टेररिस्ट घुसे थे और सबसे ज़्यादा मेहमान भी वहीं पे थे, तो उस वक्त तक जब तक ये कमांडो ना पहुंचे, तो मैरीन कमांडो को इन्फॉर्म किया गया कि आप आएँ और जब तक इनसे मुकाबला करें। मरीन कमांडो को मुंबई में इनका बेस्ड होते हुए भी सूचना, बाकी तैयारी, कवायद, उसमें करीब करीब 3 घंटे लगे। अगर 11 बजे इनको खबर किया गया तो आप मान के चलिए कि फिर ये 2 बजे पहुंचे। मरीन कमांडो को सूचना देने के बाद भी 3 घंटे लगे उन्हें पहुंचने में। लोकल पुलिस इतनी तरह से इक्विप्ड नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, और आतंकवादियों के पास लेटेस्ट वेपन तो वो भी, और उतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, तो वो भी कुछ कारगर उस वक्त साबित नहीं हो पाए। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, ऊपर से सोने पे सुहागा ये उनके लिए कि आतंकवादियों की मदद पाकिस्तान में बैठ के उनके आका कर रहे हैं, क्योंकि जब ये खबर अटैक की आई तो उसके बाद हर न्यूज़ चैनल लाइव और हर चीज़ के बारे में छोटी छोटी जानकारी, कमांडो यहाँ से पहुँचने वाला है, कमांडो के पहुँचने में भी देरी हो रही है, मैरीन कमांडो भी पहुँचने में देरी हो रही है, मुंबई पुलिस के पास हथियार नहीं है, इन जगहों पे अब ये पहुँच गए हैं, घेर लिया है, पुलिस अभी बाहर ही खड़ी है, कमांडो का वेट किया जा रहा है, एनएसजी का वेट किया जा रहा है। ये सारी सूचना टीवी पे लाइव चल रही थी और उस वक्त मीडिया को भी इस बात का एहसास नहीं था कि इस लाइव का अंजाम क्या होगा। और इसका अंजाम ये हुआ कि कराची में बैठे हुए जो इनके आका थे, ख़ासतौर पे लखवी चाचा, जो निक नेम है जो हाफिज सईद का बड़ा ख़ास है, जर्रार शाह, ये कंट्रोल रूम बनाकर बाकायदा सारे टीवी लगाकर, इंडियन चैनल, पाकिस्तानी चैनल, और वो सारी ब्रीफिंग ले रहा था और फ़ोन पे वहाँ पे ताज, ओबराय और नरीमन हाउस के आतंकवादियों को ब्रीफ कर रहा था कि अच्छा देखो ये है, अभी गार्ड नहीं पहुँचे, अभी कमांडो नहीं पहुँचे, अभी मरीन कमांडो नहीं पहुँचे, तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये चीज़ें कर लो, तुम ऐसे से कर सकते हो। उनको फ़ायदा मिला इसका। तो ये एनएसजी का लेट जाना, मैरीन कमांडो का 3 घंटा लेना, मुंबई पुलिस का वेल इक्विप नहीं होना, तैयारी नहीं होनी, ये सारी चीज़ें जो सबसे नाजुक घड़ी थी, जो सबसे नाजुक वक्त था, उसमें नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बर्बादी ज़्यादा हुई। इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब एनएसजी पहुंच गई सुबह 27 नवंबर को, चलिए लेट सही। एनएसजी के जो कमांडो ताज में पहुंचे या ओबराय में पहुंचे, उनमें से किसी को भी अंदर के मैप के बारे में, अंदर के रूट के बारे में, एंट्री एग्जिट के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब इस जानकारी को जुटाने में वहाँ पे वक्त और बर्बाद हुआ। उससे ज़्यादा जानकारी टेररिस्ट लेकर वहाँ आए थे, जो ताज में 4 थे, उन सब कुछ पता था, क्योंकि बाकायदा जो हेडली ने रेकी की थी, वो सारे नक्शे थे, उसको बताया गया था इसका एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, फ्लोर कहाँ पर है, सीसीटीवी का मॉनिटर रूम कहाँ है, सब कुछ, एक एक चीज़ उनको ज़्यादा जानकारी थी टेररिस्ट को, बनिस्बत ये कि हमारे जो कमांडो थे उनके पास कोई मैप, कोई वो नहीं। जब ये मुंबई पहुँचे उसके बाद फिर इनको ब्रीफ किया गया, इनको होटल के स्टाफ के ज़रिए और उसके ज़रिए कि ये है लेआउट यहाँ का, यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग का ये है, तो उसमें भी वक्त ज़ाया हुआ। और तो और जब ताज, ओबराय और नरीमन हाउस में ये आतंकवादी मौजूद थे और ये लगातार पाकिस्तान पे फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे और उनसे डायरेक्शन ले रहे थे,
वो बता रहे थे कि कैसे कब किधर गोली चलानी है, ग्रेनेड फेंको, ये करो। एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है मुंबई की, ये लगातार फोन उसके बाद जो जैसे ही क्लियर हो गया तो वो सारे उन्होंने सर्विलांस पे लगाया और ये सारे फोन टैप हो गए और सारी बातचीत अब रिकॉर्ड हो रही है, सारी बातचीत सुन रही है मुंबई पुलिस, एटीएस। और वो सारी बातचीत बाकी चैनल ने बाद में दिखाया। हम लोगों ने उस पर करीब 4 घंटे का शो मैंने ही बनाया, तब आशीष खेतान हमारे साथ थे, वो ऑडियो लेकर आए थे मुंबई से। तो उसमें एक एक बातचीत डिटेल में, वो नेट पे भी पड़ा हुआ, आप लोग सुन सकते हैं कैसे क्या करना है। हेली आया, यहाँ पे गोली मारो, ये बस्ट करो, खिड़की पे जाओ, सोफा रखो, आग लगा दो, उसको अब मार दो, उस होस्टेज को मार दो। 27 तारीख की सुबह से मतलब बल्कि देर रात से 26 नवंबर के ही एटीएस के पास ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन गैप कितना था इसका एक अंदाज़ा ये भी, ये सारी चीज़ें जो है ये बाद में जब जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका मैं हवाला आपको दे रहा हूँ। यूं ही सिर्फ किसी के कहने पे नहीं है ये सारी चीज़ें, मतलब हवा ही नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड पे है जो लापरवाही दर्शाई गई थी। तो उसमें यह है कि एटीएस जो बातचीत रिकॉर्ड कर रही है और वो जो अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं ताज में या ओबराय में या नरीमन हाउस पे, उनको इस बातचीत के बारे में अपडेट नहीं किया गया, उनको जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, वो कहाँ पे क्या कह रहा है। नरीमन हाउस में होस्टेज को मारने की जो बात हो रही है वो भी कमांडो को बहुत देर के बाद दी गई। तो ये यहाँ पे एक लैप्सिस, तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक तो 59 घंटे लगे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में, और दूसरा तबाही ज़्यादा हुई, 166 लोग मारे गए, ताज में करीब 31 लोग मारे गए, इसके अलावा आपके नरीमन हाउस में 7 मारे गए, ओबराय में 30 लोग मारे गए, विलेपार्ले में आपको बताया है कि 5, मडगांव में 3, मेट्रो सिनेमा के बाहर 10, देन कामा अस्पताल 5 पुलिस वाले, विधान भवन के बाहर 9, देन गिरगांव चौपाटी के पास जहाँ पे कसाब पकड़ा गया वहाँ पे 1 पुलिस वाले। तो ये सारे लोग इन जगहों पे मारे गए। लेकिन जो ऑपरेशन ख़त्म हुआ जिसमें टाइम लगा, 28 नवंबर को सुबह 8:30 बजे, शाम 8:30 बजे, 26 तारीख को घुसे थे ये लोग, 28 नवंबर रात 8:30 बजे नरीमन हाउस को क्लियर कराया गया। 2 आतंकवादी जो उसमें थे, मतलब वो करीब करीब मान के चलिए आप 48 घंटे नरीमन हाउस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। और 28 नवंबर को नरीमन हाउस इन दोनों आतंकवादियों की मौत के बाद कहा गया कि अब सेफ है। 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे ओबराय होटल को खाली कराया गया, जो आखिरी आतंकवादी मारा गया। वहां भी सिर्फ 2 आतंकवादी था, लेकिन वहां पे भी हमें करीब 40 घंटे से ज्यादा लगे। ताज सबसे आखिरी में हुआ। और ये सारी जो चीजें हुई थी इसमें जो सोचने की बात थी और जिसके ऊपर बाद में बहुत सारी बातें भी हुई हैं, अगर एनएसजी का कोई स्टेशन मुंबई के आसपास होता, क्योंकि मुंबई हमेशा थ्रेट पे रहा, मुंबई में कई आतंकवादी हमले हुए, हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो उस वक्त तक ये हालत थी 2008 तक की, जो एनएसजी की अगर किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहां आतंकवादी हमला हो गया है, हाईजैकिंग हो गई है, होस्टेज बना लिया गया, होटल को कब्जे में कर लिया गया है, तो एनएसजी के कमांडो जाएगा तो सिर्फ मनेसर से जाएगा, और वो मनेसर दिल्ली के पास है। अब आप सोचिए कि इसको पहुंचने में और ये कितना, जबकि ऐसे ऑपरेशन में शुरुआत के वक्त सबसे कीमती और सबसे अहम होते हैं। तो इस हादसे के बाद हम लोगों ने जो सबक लिया उसके बाद ये है कि फिर ये हुआ कि नहीं, एनएसजी के स्टेशन अलग अलग ऐसे ख़ास जगहों पे होना चाहिए। एनएसजी को कहीं भी उड़ा के ले जाने के लिए उनकी हर वक्त 24 घंटे इमरजेंसी तैयारी होनी चाहिए। प्लेन जो है स्टेशन होना चाहिए, ताकि हमें ये ना इंतज़ार करना पड़े कि मुंबई जाना और प्लेन चंडीगढ़ में है, क्रू मेंबर अपने घर में सो रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन 2008 ने ये सबक सिखाया, और उसके बाद ये अच्छी चीज़ है कि इन चीज़ों पे काम हुआ और इसकी फिर तैयारी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो शुरुआती के 5-8 घंटे ज़ाया हुए थे वो बड़े क्रूशल थे, और उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, बाद में फिर ये हुआ कि जब अजमल कसाब पकड़ा गया तो अब तक यही था कि इतने एक तो पुलिस वाले
शहीद हुए थे तो पुलिस वाले बहुत गुस्से में भी थे। उस वक्त तो ये था कि अजमल कसाब को मार ही डालेंगे, लेकिन अक्लमंदी दिखाई, होशियारी दिखाई, क्योंकि एक जिंदा सबूत पहली बार इस तरह से हाथ आया था। तो खैर उसको रखा गया, उससे पूछताछ हुई, फिर उसने सारा कुछ उगला ही उगला। फिर पाकिस्तान की पोल पट्टी तब खुली जब जिस कुबेर में ये पाकिस्तानी 10 आतंकवादी आए थे, उसमें से उर्दू में लिखी हुई डायरी मिली जिसमें 10 आतंकवादी के नाम थे। अजमल कसाब ने तो नाम बताए थे। इसके अलावा उसमें से कुछ ग्रेनेड वहाँ पे भी ये छोड़ कर आए थे। उस ग्रेनेड पे ऑस्ट्रियन मेक था, जो जिसका एक ब्रांच पाकिस्तान में है, वो एक सबूत था। इसके अलावा जो 4 आतंकवादियों से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे 10 में से मारे गए थे, पकड़े गए, 9mm के पिस्टल मिले थे उनके पास से, जिस पर पेशावर की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मार्क था। 5 आतंकवादियों से जिनसे काले रंग के जो का नोकिया फ़ोन मिला था 1200, जिससे 59 घंटे में कुल 40 कॉल पाकिस्तान से आए थे और हर कॉल की डिटेल थी। 40 कॉल थे टोटल। कुबेर से डीजल का एक खाली केन भी मिला जिस पर कराची के एक पेट्रोल पंप का स्टिकर लगा हुआ था। नकली विदेशी ब्रांड के टी शर्ट पैंट मिले जिन पर पाकिस्तान के टेलर्स के लेबल थे। कुछ टॉयलेट पेपर के पैकेट मिले जिन पर कराची के एक जिंक ब्रदर्स हैं उसका स्टिकर था। पाकिस्तान में बना टच शेविंग क्रीम मिला जो आतंकवादी अपने साथ लेकर आए थे। कराची की एक दुकान से खरीदे गए आटे के पैकेट और पाकिस्तान में ही बने डिटर्जेंट साबुन के पैकेट मिले उस जहाज़ से। डेंटल जेल और मेडिकेम की चीज़ें मिली उसमें। नेस्ले मिल्क के पैकेट मिला जिस पर पाकिस्तान लिमिटेड का लेबल लगा हुआ था। नमाज पढ़ने के लिए कुछ टोपियाँ मिली थी जिन पर मुल्तान की एक दुकान का नंबर भी लिखा हुआ था। फेयरनेस क्रीम के कुछ पैकेट थे जिस पे दुबई के लेबल थे। लोहे के प्लेट जिन पर बंदूक बना और उर्दू में कुछ लिखा हुआ था जो ये अपने खाने के लिए साथ लेकर आए थे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो जीपीएस मिला था जिसमें कराची से मुंबई और फिर मुंबई से कराची तक का रूट फिक्स था। तो ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रही थी और इन्हीं चीज़ों की वजह से बाद में ज़कीउद्दीन लखवी और चाचा, जर्रार शाह, अबू हमज़ा, अबू काफ़ा, इन सब के ख़िलाफ़ सबूत दिए गए। कॉल डिटेल से इनकी आवाज़ तक मैच की गई। लखवी को गिरफ़्तार भी किया गया लेकिन 2015 में वो आज़ाद हो गया। हाफिज़ सईद आज भी है, वो तो इलेक्शन तक लड़ा अभी पाकिस्तान में, हालांकि उसके सारे उम्मीदवार हार गए, ज़मानत जब्त हो गई। लेकिन कुल मिला के, और हेडली जो है जिसने रैकी की थी वो अमेरिका में 35 साल की उसको सज़ा हुई, वो जेल में है। लेकिन 26 से 11 के जितने भी गुनाहगार हैं, एक अजमल कसाब को छोड़ दें, वो तो एक मोहरा था और 9 मारे ही गए थे। जो असली मास्टरमाइंड हैं इनमें से कोई भी लखवी, जर्रार शाह, हमज़ा, काफ़ा, आपके हाफिज़ सईद, ये सब पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, आज भी आज़ाद हैं और यही सबसे अफसोसनाक है। तो 26 से 11 चूँकि इतनी बार इसको कहा गया है कि मुझे लगता है कि मुझे लगा कि सिर्फ हमले से हट के हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, क्या क्या हुआ, वो बताने की मुझे आपको ज़रूरत है। दूसरा, एक हमेशा एक बात उठी थी कि जो हमारे जाबाज़ अफसर मुंबई पुलिस के, चाहे वो हेमंत करकरे हों, आप्टे हों, विजय सारस्कर साहब हों, इत्तेफाक से इन सब से मैं मिला हूँ और मतलब हेमंत करकरे की तो बहुत सारी यादें हैं उनके लिए मेरे, और बड़ा अफसोस भी है। जब सुना उस रात तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है और एक साथ। तो ये बड़ा, तो इनकी मौत को लेकर फिर उठा था कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं था और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उस वक्त जो हालात थे, एक्चुअली जो शुरुआत के 3-4 जो कॉल आए फायरिंग के ना, उसमें गड़बड़ ये हुई थी कि मुंबई पुलिस पहला करीब 1-1.25 घंटा इसी में निकाल दिया था कि ये गैंग वॉर है। अगर शुरुआत में ही थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाती, थोड़ी सी यहाँ पे ये गलती ना होती, गैंग वॉर की बजाय इसको, क्योंकि कहते हैं कि जब आप अलर्ट पे होते हैं तो आप अगर कहीं पे गैस सिलेंडर का भी ब्लास्ट हो तो आप मान के चलिए कि बॉम्ब ब्लास्ट है, तब आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, आप ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, तो आपकी सोच वहाँ पे वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कि 3-4 शूट आउट के अलग अलग जगहों से खबर आ रही है और शुरुआत में यही मान के चला जा रहा था कि ये गैंग वॉर, और इसलिए इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें, अगर ये क्विक रिस्पॉन्स आ जाता और उसी वक्त अलर्ट हो जाता तो शायद फिर
ताज, ओबराय और इन सब जगहों को भी अलर्ट कर दिया था कि आतंकवादी घुस आए और आप लोग तैयार रहो। तो हो सकता है गेट पे हर एक वहाँ पे सिक्योरिटी उस वक्त अगले कुछ मिनटों में इतनी हो जाती कि गेट पे ही फिर मुकाबला हो जाता और वो शायद अंदर ना घुसते और 59 घंटे तक लड़ाई लड़ने की नौबत ना आती। लेकिन ये गलती हुई और उस गलती से हम लोगों ने सबक भी लिया। अब उसके बाद इन सब पहलुओं पे भी सोचना शुरू किया गया कि कैसे इनसे निपटा जाए। अगर एक सड़क पे सिरफिरा AK-47 से और हैंड ग्रेनेड से फेंकना शुरू करता, गोली चलाना, तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग, कमांडोज को कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए मौके पे, स्पॉट पे, उसकी ट्रेनिंग। तो इन चीज़ों को बाद में सीखा भी गया और उस पर काम भी चल रहा है। अब दुआ यही है कि इस तरह की चीज़ें कभी हमारे मुल्क में फिर कभी ना हो। लेकिन वही है कि हमें इसके लिए 365 दिन चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी चीज़ें फिर ना हो। तो ये थी जो पहला पार्ट था आपको साजिश की। दूसरी ये कि कैसे हमला हुआ और क्यों इसमें कमियां रह गई और कहाँ रही, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब मैं सवाल लूँ उससे पहले हमेशा की तरह कुछ, चूँकि आज मंडे है तो कुछ लोगों के मेल आए हैं, कुछ सवाल भी हैं, कुछ उन्होंने कहा भी है, पर मैं लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ नाम ले लेता हूँ, मेन सवाल। ये एक सरफराज शहाबुद्दीन वेदगानी हैं। इनका ये कहना है कि वाकई क्राइम तक मुझे परिवार की तरह ही लगता है, हमेशा ही फील आती। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो शुरुआत यही कर दूँ कि हम लोग नहीं, क्राइम तक नहीं, आप लोग इसकी मुबारकबाद के उतने ही ज़्यादा हक रखते हैं कि 3 लाख के करीब से ऊपर हो गया है क्राइम तक का परिवार। तो आप लोगों का प्यार आपकी वजह से हुआ। बहुत सारे लोगों ने लिखा, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। अमित द्विवेदी हैं, आयुष, मनमोहन और यश हैं। इनका एक सवाल था बड़ा, उनमें से मुझे लगता है आप लोगों को भी अगर नहीं पता तो जानना चाहिए। इनका ये कहना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हर मामला जो आता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही उसकी सुनवाई करते हैं, वही फैसला देते हैं? तो ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आता है अलग अलग बेंच के पास जाता है और कई बेंच में चीफ जस्टिस नहीं होते हैं, तो कोई और भी, चूँकि 30-32 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर इतने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी भी बेंच का कोई भी फैसला हर एक को मान्य होता है, चाहे उसमें चीफ जस्टिस हो या ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सुप्रीम कोर्ट के फैसला चीफ जस्टिस सुनाए, ये बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। राजेश RJ भंबारी हैं, आशीष मेहता हैं, ये टेक्सास से, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, थैंक यू वेरी मच। विकास कुमार मिश्रा हैं, ये मंजूनाथ की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं विकास जी ज़रूर सुनाऊंगा आपको जल्दी। निशा वोरा हैं, ये अनुराधा बाली की कहानी सुनना चाहती हैं, ये भी आपको मैं जल्दी सुनाऊंगा। रोहित पालखे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुनना चाहते हैं, बिल्कुल रोहित साहब सुनाएंगे। संदीप जायसवाल हैं। इसके अलावा एक बड़ा ख़ास आया, पहले नाम ले लूँ फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। ये मोहम्मद जावेद हैं, मोहम्मद नईम हैं, अब्दुल क़य्यूम हैं, किशन लाल हैं, मोहम्मद तालिब हैं, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद अली। ये सब के सब ओमान मस्कत में एक साथ पेट्रोल पंप पे ये मैनेजर हैं और काम करते हैं। और ये पूरी की पूरी जो इनकी ये पलटन है, ये क्राइम तक ज़रूर सुनती है कहानी, और इसीलिए इन्होंने इन सब का बड़े प्यार से नाम लिखा, तो मैंने कहा कि आप लोगों को ही बता दूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से बस देखते रहिए, सराहते रहिए। ये प्रीता हैं USA से, ये होमी भाभा के बारे में जानना चाहती हैं, कहानी सुनना चाहती हैं। मेरा भी उसमें बहुत इंटरेस्ट है, मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ। इस्माइल अख्तर हैं, विनायक मगाजी हैं, उत्तम ननिया हैं, ये बेनज़ीर भुट्टो की मौत की कहानी सुनना चाहती हैं। इसके अलावा हारिस हसन हैं, रमन राघव की कहानी ज़रूर सुनाता हूँ आपको। अभिनव चौहान और मुबीन उमतिया, तो ये सारे लोगों ने अलग अलग अपना प्यार भेजा, लिखा और 3 लाख के ऊपर भी लिखा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूँगा कि तुम इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल हो। सर एक सवाल था कि क्रिकेटरों को AC की बस में लेके आ जाता है, लेकिन जो कमांडो आए थे उन्हें बेस्ट की बस उसमें लाया गया था, क्या किस हद तक सही है सर? नाम चले गए। किसी ने पूछा है कि क्रिकेटर को, जो आपने सुन लिया होगा, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक, मैं जितना कहना था कह चुका। नंबर 2, यहाँ पे मैं बेस्ट की बसों पे ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं करूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत तेज़ी से और अचानक और सब कुछ हुआ, और कमांडो पहुँच रहा, अब जाहिर सी बात है, और इतनी जल्दी क्या, पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप स्पॉट पे पहुँचे, मौके पे पहुँचे, चाहे जिस जरिया से पहुँचे। लेकिन यहाँ बात बेस्ट और AC की नहीं है, यहाँ पर बात यह है आपकी इंतज़ाम की, यहाँ पर बात है आपके प्लानिंग की,
और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप हमेशा अलर्ट पर रहें, 24 घंटा। ये जितनी भी इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारी, और जो ख़ासतौर पे ऐसे चीज़ों से मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड के किसी भी जगह पे आप जाए, इन फोर्सेस की ट्रेनिंग यही है कि आप हर वक्त तैयार रहिए कि कभी भी एक कॉल आए और आपको मिशन पे निकलना है, और यही होता है। बस इत्तेफाक से 2008 से पहले हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं, हमने इस हिसाब से प्लानिंग नहीं की, तैयारी नहीं की। यही वजह है कि एक अगर सिर्फ मनेसर में एनएसजी कमांडो का हेडक्वार्टर हो और यहीं से हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश को हम भेजेंगे तो कहीं भी 3-4 घंटे तो यूं ही निकल जाएंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और हमने जैसा पहले भी मैंने कहा, हम लोग उससे सबक ले रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सर अंकुर जी का सवाल है, सर कमांडोज को और एनएसजी के डिले के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ईगो क्लैश कितना जिम्मेवार है? क्या इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी? कौन है? अंकुर हंडू। अंकुर साहब, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपसे थोड़ा सा सहमत हूँ। हमारे यहाँ जो एक तो ये सरकारी बाबू वाला जो काम होता है ना, सपोज ये जो मैंने आपको बताया, इतना आसान नहीं होता है कि एक ने फ़ोन किया यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया और आप जी हमें फ़ौरन कमांडो भेज दो, और उसने फ़ोन रखा और कमांडो निकल गए। बहुत सारे स्टेप होते हैं सरकारी कामों में। अच्छा, वहाँ से ऑर्डर आया तो ठीक है, यहाँ से परमिशन कौन देगा, रिटर्न में कौन देगा, फिर उनका हेड कौन है, उसको वो ब्रीफ करेगा, फिर वो उसको बताएगा, फिर वो उसको बताएगा। इन चीज़ों में वक्त ज़ाया होता है, इन चीज़ों में वक्त बर्बाद होता है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि शायद इसका भी हल निकाला गया है कि ऐसे सिचुएशन में, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है और सबसे जल्द से जल्द कैसे पहुंच सकते हैं, उसका क्या क्या तरीका होता है, उस पर काफ़ी काम हुआ है। सर एक सादिक साबा जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर इन सब हमलों के लिए क्या इनसाइडर जिम्मेवार है, कोई मिली भगत? सादिक साबा साहब, मुझे इसमें बात हुई थी, जांच हुई थी। कुछ लोगों के बारे में था कि उन्होंने यहाँ पे रहते हुए सपोर्ट, मतलब उनकी मदद की। हालांकि हेडली के बारे में था कि वो 2005 से ही 8 तक 7 तक कई बार मुंबई आया, उसने रैकी की, इन तमाम होटलों की रैकी की। और इसमें से कौन कौन लोग थे, उनमें से कुछ पकड़े भी गए जो उन्होंने इंडिया में जो उन्होंने उनकी मदद की थी अलग अलग संगठनों से, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। सर सनी एच के बीपीएन नाम से आईडी है, वो पूछ रहे हैं सर ताज होटल में कोई पॉलिटिशियन था जिसे सबसे पहले निकाला गया था, और है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सनी साहब, जिस वक्त ये अटैक हुआ था उस वक्त ब्रिटेन के और कई और कंट्री के भी डेलीगेशन आई हुई थी। उसमें कहते हैं कि कुछ एमपी भी थे। लेकिन जो फ़ोन कॉल डिटेल आप सुनेंगे आतंकवादियों और उनके आकाओं की पाकिस्तान में हो रही थी, उसमें कह रहे थे कि कुछ हिंदुस्तान के वज़ीर भी हैं, वज़ीर मतलब मंत्री, लेकिन मंत्री कोई नहीं था और ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ फॉरेन कंट्री के कुछ डिग्नेटरीज थे, लेकिन वो सब ज़्यादातर न्यू ताज में थे, और न्यू ताज से लोगों को निकालना ज़्यादा आसान था। तो न्यू ताज में जो लोग थे वो जल्दी जल्दी उन सबको निकाल लिया गया, लेकिन हमारे कोई बड़े नेता या उस तरह के कोई नहीं थे। सर करण जी का सवाल है कि सर 59 कॉल में से 40 तो पाकिस्तान की गई थी, बाकी कॉल्स कहाँ किए गए थे? करण जी, जितने भी कॉल थे वो या तो पाकिस्तान किए गए थे या पाकिस्तान से आए गए थे। 59 में जो आवर्स बता रहा हूँ ना मैं, वो उस घंटे की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। मतलब 59 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो लगातार बातचीत हो रही थी। 59 कॉल नहीं, 59 घंटे की रिकॉर्डिंग है एटीएस के पास, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने मीडिया को भी दिया था। सर संदीप जी का सवाल है, सर कसाब को कांस्टेबल जिस कांस्टेबल ने पकड़ा था उन्हें, उनके बारे में बताइए क्योंकि वही असली हीरो हैं। जब ये गिरगांव चौपाटी के पास इसको पुलिस की नाकेबंदी को जब वो मार के भाग रहा था, चूंकि गाड़ी में टायर भी पंक्चर थी, गोलीबारी चली, तो उनका मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, लेकिन उस पुलिस अफसर की बहादुरी ये थी कि वो कसाब के सामने आ गया था और सामने से उसने गोली चलानी शुरू की, जिसमें इस्माइल खान मारा गया और कसाब को गोली लगी और वो पकड़ा गया, और भी उसमें 2-4 पुलिस वाले थे। लेकिन वहाँ पे उस पुलिस वाले की बहादुरी थी जिसकी वजह से एक तो ये गाड़ी रुकी और इस्माइल खान मारा गया, और इनका लीडर था जो उन 10 लोगों में शामिल था। सर ऋषभ जी का सवाल है कि सर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कम्युनिकेट करने में फेल क्यों हो जाती हैं? ऋषभ जी, ये कई बार हुआ, कई केसेस में हुआ कि हमारी अपनी इंटरनल जो है वो ठीक से तालमेल नहीं बैठती। रॉ हो, आईबी हो, स्टेट पुलिस हो, स्टेट पुलिस के अंदर ही अपने अलग अलग क्राइम ब्रांच हो, एटीएस हो, उनमें कई बार नहीं बनती। यहाँ पे हमेशा ये होता है कि पावर का टकराव, ईगो का टकराव कि अरे ये कैसे सॉल्व कर देगा, ये तो मेरा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी है, उसको नहीं दूंगा। ये कई बार होता है, ये सच है, और इसका नुकसान जो है आमतौर पे फिर लास्ट में आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि आम लोग ही, चाहे वो क्राइम हो या आतंकवाद हो, दहशतगर्दी, उसका शिकार होते हैं। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है कि कई बार ऐसा होता है।
सर रत्नेश जी का सवाल है कि 10 साल होने के बाद भी भारत को शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान में वह सभी लोग जिंदा घूम रहे हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? कमांडोज, आर्मी, मिलिट्री, सरकार, पुलिस, क्या सब बेवकूफ़ हैं जो अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं? रत्नेश शुक्ला साहब, देखिए ये सिर्फ बात मैं 26 से 11 की क्यों, उससे पहले 93 की भी करूँगा। दुनिया को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम का क्या रोल रहा, क्या हाथ रहा, लेकिन 7 और 18 25 साल हो गए, दाऊद इब्राहिम आज तक हाथ नहीं आया। जबकि तमाम सरकारें देखी हमने जिनका ये दावा है कि हम दाऊद को ले आएंगे, दाऊद को सज़ा दिलाएंगे, चुनाव से पहले ये सारी बातें होती हैं। उसी तरह 26 से 11 को भी लेकर सारी बातें हैं कि हाफिज़ सईद है, ये है, वो, उनको सज़ा देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं। शायद ये हमारे भी, हम लोगों की कमज़ोरी है कि नेता जो है हमारे, वो हर चीज़ को सिर्फ इलेक्शन और इलेक्शन की रैली और वही चीज़ें समझ लेते हैं। सीरियसनेस जो है वो गायब हो गई है, और कहीं ना कहीं ये लोगों का गुस्सा है, मेरी अपनी बात नहीं है, कि जो इतनी बार आकर हम लोगों को छलनी करके चले जाते हैं, हम उनके बारे में सिर्फ बातें करते हैं, उनको लाकर हिंदुस्तान के कानून की चौखट पर झुकाकर और उनको जो सज़ा देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो वही है कि सिर्फ बातें से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो चाहिए। सर आदित्य श्रीवास्तव जी का सवाल है, उनका पेड क्वेश्चन है, सर आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई थी जब इतने सारे अटैक्स हुए थे रिपोर्टिंग करने में, और 26/11 मूवी में कसाब और एसीपी के दिखाए गए कन्वर्सेशन क्या सही था? सर उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, सर क्या मीडिया ने भी सबक लिया है इंडियन पुलिस क्राइम तक पूछा? आदित्य, यहाँ पे एक सवाल आपने अच्छा पूछा तो मेरा ध्यान आ गया, उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए थी। 2008 से पहले मीडिया को भी इस बात का एहसास नहीं था कि मतलब ये होता था होड़ यहाँ पे भी वही है, टीआरपी, पहले खबर ब्रेक करना, कितने लोग हैं, आतंकवादी क्या कर रहे हैं, कौन रिपोर्टर कहले करता है। इसके लिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है हर एक रिपोर्टर पे, एक जर्नलिस्ट पे, ख़ासतौर पे क्राइम रिपोर्टिंग में ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हमेशा एक तलवार सर पे लटकी रहती कि उससे पहले खबर हमें ब्रेक करनी है। कहीं ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट की सारी जानकारी पहले मुझे चलानी है। तो उसी तरह से हर चैनल के हर रिपोर्टर में ये बड़ा वो होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। वक्त के साथ आदमी सीखता, हम लोगों ने भी सीखा। 2008 तक ये था कि बस जो खबर मिल रही है उसको फ़ौरन ब्रेक करो और बताओ, उससे आगे हमें निकलना। तो ये आगे निकलने और का रेस और टीआरपी की होड़, ये कई बार बहुत सारी चीज़ें वो कर जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। 2008 में यही हुआ कि हमने छोटी छोटी खबरें जो थी कि जैसे खिड़की से गोली चल रही है तो वो भी हम बता रहे हैं खिड़की से गोली चल रही है। अब मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई है 3, वो न्यू ताज की तरफ से अंदर जा रही है, तो हम बता रहे हैं न्यू ताज की तरफ से अंदर जा रही है। वहाँ कराची में बैठा हुआ सब देख रहा और सुन रहा है कि हाँ यार न्यू ताज के अंदर जा रही है, तो वो उनको बता रहा है। वो मेन गेट से आ रहे हैं पुलिस वाले, तो तुम मोर्चा ले लो। तो ये सारी गलतियाँ हुई, लेकिन उसी वक्त 27 नवंबर की दिन 12 बजे के आसपास की बात है, बल्कि उससे पहले फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से आया कि ये लाइव होने की वजह से ये दुश्वारियाँ आ रही है ऑपरेशन में, तो अब लाइव नहीं होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी और हम लाइव विजुअल नहीं दिखाएंगे। तो बाकायदा हर चैनल ने फिर चलाना शुरू कर दिया कि ये जो तस्वीरें ये कुछ देर पहले की हैं, ताकि फिर उन्हें लाइव मूवमेंट, लाइव ऑपरेशन के बारे में वो ब्रीफ ना कर सकें। तो ये चीज़ें हुई 26/11 के बाद, लेकिन उसके बाद फिर एक कानून बन गया, एक रूल बन गया कि इस तरह के ऑपरेशन कभी भी कहीं हो। उसके बाद कश्मीर में हुआ था, मुझे याद है, तो उसमें भी ये था कि लाइव बिल्कुल नहीं चलाएंगे, लाइव बिल्कुल कमेंट्री भी नहीं करेंगे, लाइव बताएंगे भी नहीं कुछ, और ये मेंशन करेंगे कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की है, कुछ घंटे पहले की है। तो वो चीज़ें हुई क्योंकि ये सब राष्ट्रहित में है और ऐसे ऑपरेशन में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मीडिया की भी उस वक्त गलती थी और मीडिया की इस गलती का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो लाइव सारा मूवमेंट देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे और उसी हिसाब से अपने आतंकवादियों को ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन अब उन चीज़ों में बदलाव आया और ऐसा नहीं है, अब कोई भी ऐसा लाइव ऑपरेशन लगभग मैं सिर्फ अपने चैनल की नहीं, कोई भी अब चैनल दिखाता नहीं है। सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, लोग पूछ रहे हैं कि पार्ट 3 में क्या है? ये अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने, पार्ट 3 में क्या है। मैंने भी सच में नहीं सोचा, बहुत ईमानदारी से बताऊं पार्ट 3 में क्या है, लेकिन इसमें कहने के लिए इतना कुछ है और इतनी सारी बातें बताने के लिए हैं कि मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो पार्ट 3 को कल के ऊपर छोड़िए, अगर कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। सर ए वॉइस नाम के आईडी, सर तब और आज की परिस्थितियों में को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम भारतीयों को इसकी आदत सी लग गई है कि हम जब तक हमारी सीमा में ही दोषी रहें तो उनको सज़ा दें? क्या केवल फिल्मों में ही बाहर कमांडो अटैक करते हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कहना कि हम सिर्फ इसके आदी हो गए हैं, जुल्म झेलने के, आतंक झेलने के। बदलाव आया है हमारे देश की। अब इंटेलिजेंस हो, पुलिस फोर्स हो, कमांडोज हो, एनएसजी हो, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इन सब की ट्रेनिंग वर्ल्ड के बेस्ट जो इस तरह के फोर्सेस हैं उनके साथ हुई हैं। ब्रीफ किया गया है, बताया गया है ऐसे हालात से कैसे निपटना है। और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क थोड़ा मजबूत हुआ है। और इन चीज़ों की वजह से ही यही है कि अब आप देखें कि ऐसी कोई हिम्मत नहीं करता इस तरह की चीज़ों को करने का। लेकिन यही है कि ये 365 दिन का काम है इस अलर्टनेस को कायम रखने का। क्योंकि ये मैं शुरू से कहता हूँ कि पुलिस को 365 दिन 24 घंटे चौकन्ना या फोर्सेस को रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो आतंकवादी हैं उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। इन 365 दिन में एक चूक और वो वहीं कामयाब हो जाएंगे। तो उनको ये एक मौका न मिले, इसके लिए 365 दिन के हर घंटे हर मिनट चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सर एक सवाल है ऋषभ जी का। सर कसाब की नार्को टेस्ट की जो वीडियो फुटेज थी, क्या हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट में दिखा नहीं सकते पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के लिए? वो उसकी पूछताछ की थी, नार्को टेस्ट की नहीं थी कसाब की। नार्को की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कसाब खुद ही बोल रहा था। लेकिन बताएं क्या, वो तो पाकिस्तान लास्ट में मान चुका कि हाँ लखवी हमारा है, ये आवाज़ उसकी, ये सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि तो दाऊद के बारे में भी सब कुछ है, लेकिन कहता ही नहीं है कि दाऊद हमारे यहाँ, जबकि यहाँ तो हाफिज़ सईद खुलेआम घूमता है। कोर्ट में मामला भी चला, लेकिन जब सबूत देने की बात आती है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोर्ट को सबूत नहीं देती, इसलिए वहाँ कुछ होता नहीं है। तो साबित करने के लिए कुछ नहीं कि कसाब कौन था, सईद कौन है, लखवी कौन है, दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन ऐसे ही चल रहा है। सर आदित्य जी का सवाल है कि सर 26/11 मूवी में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो क्या सच था? आदित्य साहब, एक्चुअली मुझे उस बातचीत एग्जैक्ट याद नहीं है 26/11 में कौन सी बातचीत हुई थी। बस एक मुझे कोई था कि जन्नत मिलेगा मरने के बाद, ये कसाब ने बोला था, ये उसके उसमें भी है। वहाँ तक तो सच है कि हाँ उसे कहा गया था। यह हर जो इस तरह के नौजवानों को, जो मैंने बताया था कि जब उनका जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉश किया जाता है तो यही बताया जाता है कि तुम्हें अल्लाह ने चुना है, इस काम से तुम सीधे जन्नत जाओगे, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जिहाद के नाम पे ऐसे कच्चे दिमाग में डाला जाता है जो बिल्कुल वो कुम्हार की जो मट्टी होती है ना, जिसको आप कोई भी शेप दे दें। तो ऐसे ही लोगों को चुना भी जाता है। इसीलिए जो 10 लड़कों को चुना गया था, ये सारे 20-22 साल के बेहद पढ़े लिखे, बल्कि नहीं दूसरी चौथी क्लास के। तो इनका ब्रेन वॉश करना ज़्यादा ईजी था। तो ऐसे ही लोगों को टारगेट और निशाना भी ऐसे ही लोगों को किया जाता है। सर एक जनरल क्वेश्चन है कि क्या कसाब को गोली उसी वक्त नहीं मार देनी चाहिए थी? क्यों उस पर उसको गिरफ्तार करके उस पर कमांडो के पैसे खर्च किए गए? इतने पैसे खर्च होने के बाद भारत को कुछ मिला नहीं, और मास्टरमाइंड तो कोई और था, फांसी किसी और को मिल गई। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किसी की राय है कि क्या कसाब को उसी वक्त गोली नहीं मार देनी चाहिए। मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता हूँ, उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए। मैं 2-3 चीज़ें आज ही मैं पढ़ रहा था। कसाब को जब फांसी अरवदा जेल में दी गई पुणे के, तो उस फांसी का जो संचालन करते, उस फांसी जिनकी निगरानी में दी गई, उन लेडी अफसर का आज एक उन्होंने लिखा है 10 साल पूरा होने पे। तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें कही हैं। उसमें एक ये है कि जब कसाब को पकड़ा गया गिरगांव चौपाटी के पास, और वहाँ पे भी एक पुलिस वाला मारा गया, इससे पहले हेमंत करकरे, आपटे, विजय सालस्कर जैसे अफसर उसकी गोलियों से मरे। तो पुलिस वालों में बेहद गुस्सा था, क्योंकि करीब 9 पुलिस वालों की जान जा चुकी थी। तो मन तो आया था उसी वक्त कि सबको मार दें, लेकिन अक्लमंदी यही दिखाई थी कि ये जिंदा सबूत था एक। कसाब मार देते तो अब क्या होता, 9 की जगह 10 लाशें हो जाती, ख़त्म। लेकिन कसाब से जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई, कसाब से जो जानकारी मिली, कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलता है, कैसे कौन लखवी क्या करता है, कौन क्या करता है, क्या वो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमारे इंटेलिजेंस, वो हमारे पुलिस फोर्स, इन सब के बहुत काम की थी। इसलिए उसका एक फ़ायदा हुआ। नंबर 2, उनसे ये भी कहा गया था कि जब कसाब को फांसी दी जा रही थी तब आप लोगों को तो बड़ा खुशी हुई होगी। उनके जवाब मुझे बहुत मतलब लगा कि हाँ, जो मैं सोचता हूँ कई बार, किसी की भी जान लेना, इवन इनकाउंटर के दौरान पुलिस वाले जो जान लेते हैं, उसका किस्सा है कि एक पुलिस वाला को कहा गया था इनकाउंटर के दौरान गोली मारो, उसके हाथ काँप रहे थे, वो मार ही नहीं पाया। तब फिर सीनियर ने मारा। कि उसे ये जैसे ही पता चलता है कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ इससे सामने वाले की मौत होगी या मर जाएगा, कलेजा चाहिए उसके लिए, किसी की जान लेने के लिए। वही उनका था। कसाब को जब फांसी होती, उन्होंने कहा कि इसका इतना पेचीदा पूरा प्रोसेस होता है
कि पुलिस वाले को एकदम निचोड़ के रख देता है, कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके साथ क्या करना, सब कानूनी हिसाब से, और फिर सामने एक को टांगना है फंदे पे। तो उन्होंने जो बोला वो एक वर्दी सिर्फ नहीं है कि एक पुलिस वाली थी, वैसे उस पुलिस वाली के पीछे एक इंसान भी होता है, हर वर्दी के पीछे एक इंसान होता है। वो जो सोच बोला वो मुझे बड़ा मतलब सुन के भी अच्छा लगा। तो हम लोग जो बातें करते हैं कि इस तरह मार दिया, इस तरह लटका दिया, जो लोग इसमें शामिल होते हैं कभी उनके दिमाग को पढ़िए, कभी उनकी सोच को समझिए, तो आपको फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सर अजय राठिया जी का सवाल है सर, क्या मुख्य आरोपियों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है? अजय साहब, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा हाफिज़ सईद, कब आएगा लखवी, कब आएगा दाऊद इब्राहिम। इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि ये काम किसी और का उनको पकड़ कर लाना, ये काम सुरक्षा एजेंसियों का है, ये काम हमारे इंटेलिजेंस का है, ये काम हमारी फोर्सेस का है। तो देखिए कब होता है, लेकिन हाँ ये कि कम से कम हम अपनी सीमा को, अपने बॉर्डर को सेफ रखें, हम अपने शहरों को सेफ रखें, और 2008 26/11 है उससे सबक लेते हुए जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उन गलतियों को फिर फ्यूचर में कभी ना दोहराएं। यही दुआ है, इसी से हम सब खुश रहेंगे। तो अब एक कई लोग कहते हैं तुकाराम ओमले जी का नाम ले लीजिए, क्योंकि वो सिपाही थे जिन्होंने शहीद हो गए। हाँ, तुकाराम जी थे जो गिरगांव चौपाटी के पास शहीद हुए थे, जहाँ पे ये पकड़ा गया था। और मैं तुकाराम ओमले साहब से कभी नहीं मिला, लेकिन जो बाकी इन लोगों का नाम लिया था इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बल्कि एक से ज़्यादा बार हुई थी। तो ये थी पूरी कहानी, और जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो। अब कल आपसे मुलाकात करते हैं 9 बजे। आज रात 11 बजे की वारदात में यही है, मैं उस 10 साल पहले के मातम और गम पे अब रोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ हो, जो इसके गुनहगार हों उसको पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिले, उनको हिंदुस्तान के कानून की चौखट पर घसीट के लाया जाए, और जो उन्होंने किया उसके लिए जो भी सज़ा हमारे यहाँ है वो उन्हें मिलनी चाहिए। वक्त अब इसका है, सिर्फ बरसी हर साल मनाते रहें वो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ इसका होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले। तो इसी के ऊपर आज वारदात भी है, इसके जो असली गुनहगार हैं वो अभी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसके ऊपर है। तो अगर मौका मिले तो आप 11 बजे देखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे, हो सकता है पार्ट 3 के साथ, हो सकता है कुछ और, डिपेंड करता है कल पर। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखें।